हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर की बातचीत करेंगे और वो है पल्सेस को लेकर स्टॉक लिमिट की मियाद बढ़ाई गई है 31 अक्टूबर के बाद भी। तो क्या असर होगा इसके भाव पर? उड़द तुअर के दाम क्या यहां से घटते हुए दिखेंगे? क्या इंपैक्ट होगा प्राइसेस पर? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे बासमती एक्सपोर्ट की, जहां पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो सरकार घटा सकती है। इंडस्ट्री की डिमांड क्या थी, क्या इंपैक्ट होगा एक्सपोर्ट्स पर, कितना इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, इस सब पर हम फोकस करेंगे। और बात करेंगे सोने की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं सोने के वो $1920 के नीचे फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या ये निवेश का मौका बन रहा है गोल्ड में? इस पर भी हम सब बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी, एग्री फार्मर और ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, साथ ही कोहिनूर फूड्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए प्रो इंटेलीरेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सुमानी हमारे साथ होंगे और साथ ही पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली भी इस शो में मौजूद रहेंगे। तो पूरा एक एक्शन पैक्ड शो आज के सेशन में, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही, और जो है पल्सेस से जुड़ी हुई की जो मियाद है स्टॉक लिमिट की वो 31 अक्टूबर से बढ़ाकर जनवरी 2024 तक की गई है। पिछले हफ्ते इनफैक्ट शुक्रवार को हम इस पर बातचीत कर भी रहे थे कि क्या इंपैक्ट होगा, क्या वाकई में इतनी होर्डिंग है, इतनी अवेलेबिलिटी है कि स्टॉक लिमिट की मियाद बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, और स्पेशली फेस्टिव सीजन से ठीक पहले डिसीजन आने के क्या मायने हैं और प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बिमल कोठारी जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। बिमल जी, कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? क्या इंपैक्ट आप देखते हैं, क्या व्यू होगा? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो सरकार ने जो फैसला लिया है, ये सिर्फ एक एहतियातन दौर का एक कदम है, एहतियात के हिसाब से है, और इसमें कोई खास इसमें विशेष रीडिंग करने की बात नहीं है, क्योंकि 200 टन से सिर्फ इन्होंने 50 मेट्रिक टन किया। वो थोड़ा सा एक उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए जहाँ तुअर और उड़द के दामों की बात है, ये काफी टाइम से इस पे कंसर्न चल रहा है। और मैंने पहले भी आपके शो पे बताया कि तुअर जो है जब अफ्रीका से आने लगेगी और जब आयात आने लगेगा तो उसके दाम घटेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि तुअर के भाव जो अफ्रीकन तुअर के जो भाव है, ऊपर से कम 4 से 5 रुपए घट गए हैं। और इसी महीने में कुछ एक वेसल भी आ रहा है, कुछ कंटेनर भी अराइव हो रहे हैं। अक्टूबर में भी बहुत सारे शिपमेंट आएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम तुअर में 5 से 10 रुपए किलो की मंदी आ जाएगी। तो जो दाम घटेंगे और 5 से 10 रुपए किलो के दाम घटेंगे, और इससे कंज्यूमर को भी राहत मिलेगी। सरकार का भी जो प्राइस राइज का कंसर्न है वो भी मेरे हिसाब से कोई उसमें इश्यू नहीं होगा। तो इसकी ये जो कदम है, इससे कोई ज्यादा इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी, क्योंकि स्टॉक लिमिट तो पहले से काफी दिनों से चल रही है, इसको खाली थोड़ा सा घटा दिया गया है। इससे थोड़ा सा व्यापारियों को उसको स्टॉक को रखने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनको और भी बहुत सारी दालों को स्टॉक रखने पड़ते हैं। तो और उड़द का जहां तक सवाल है, उड़द में थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। उड़द में मुझे नहीं लगता कि दामों में बहुत कमी आएगी, क्योंकि जो ये लेट बारिश हुई है, इससे जो हमारी जो होने वाली जो क्रॉप थी उड़द में, सोइंग की ऑलरेडी कमी थी। और हमारा जैसे अगस्त का महीना बहुत ड्राई था, तो उत्पादन की भी कमी थी। लेकिन और ये जो लेट बारिश हुई है, इससे थोड़ी डैमेज भी होगी उड़द, लेकिन उसका असेसमेंट अभी तक पूरा करना डिफिकल्ट है, लेकिन जरूर थोड़ा डैमेज होगा। तो उड़द के भाव में हमें नहीं लगता कमी होगी, लेकिन उड़द का आयात जो है बर्मा से बराबर होते जा रहा है। वहां लगभग 2 लाख टन उड़द है, और मैं समझता हूँ कि ये उड़द इंपोर्ट होते रहेगा। सामने जनवरी में बर्मा की नई क्रॉप आ जाएगी, फिर हमारे यहाँ भी रबी क्रॉप आएगी। तो उड़द की जो सप्लाई है किसी न किसी तरह बनती रहेगी। भाव में ज्यादा उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन तुअर के जहां तक है, तुअर में भाव घट जाएंगे। और सामने फिर दिसंबर में ये जो बारिश हुई है सितंबर में, इससे तुअर को बहुत फायदा हुआ है। इससे हमारी क्रॉप भी काफी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि बुआई कम हुई है, लेकिन फिर भी तुअर की जो यील्ड है वो अच्छी होगी। तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर से फिर यहाँ अराइवल शुरू हो जाएंगे। तो तुअर में मुझे अब नहीं लगता कि तुअर के भाव में कोई वृद्धि होगी। ऑल राइट, तो यानी कि तुअर के भाव में बढ़त नहीं होने की उम्मीद है। 5 से 10 रुपए प्रति किलो के भाव यहाँ पर एक्चुअली गिर सकते हैं एज एंड व्हेन हम यहाँ पर तुअर की अराइवल और इंपोर्ट्स भी आता हुआ देखें। सुनील बलदेवा जी, आप कैसे देखते हैं? आपका क्या व्यू है? कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस? तुअर से ही शुरुआत कर लेते हैं। बिमल जी का मानना है कि 5 से 10 रुपए प्रति किलो की गिरावट की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस?
मनीषा जी, जब भी मैं आपके चैनल पे आया हूं तो ये जरूर कहा है कि तुअर और उड़द में हमें चिंता की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 महीनों में स्लाइटली तेजी जरूर आई है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी जो जिससे कि पैनिक हो जाए वैसी तेजी नहीं आई है। जहां तक अभी सरकार ने कदम उठाया, मैं उसमें बोलता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाया वो 200 टन से 50 टन किया है। जो मिलर्स को उन्होंने भी कम करी है, और जो पहले एडवाइजरी जारी करी थी इंपोर्टर को 30 दिन बेचने के लिए, उसको कानून बना दिया है। तो इन तीनों चीजों का हमें इफेक्ट जरूर दिखाई देगा, और अगले 15 अक्टूबर के बाद मुझे लगता है कि एक बड़ी मंदी भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि अफ्रीका कंट्री से माल आना चालू हो जाएगा। और जैसा विमल जी ने बोला, पिछले दिनों में जो बारिश हुई है उससे तुअर के यील्ड में मुझे लगता है कि 20% तक का इजाफा हो सकता है। तो पिछले साल के मुकाबले तुअर का जो उत्पादन है वो सब कुछ ठीक रहा, तो मुझे लगता है पिछले साल से 10 से 12% तक हमें ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो मुझे ये लगता है कि दिसंबर में हमें जाके सरकार से बात करनी पड़ेगी, डिमांड करनी पड़ेगी कि आप इस स्टॉक लिमिट को हटाएं, ताकि हम माल खरीद सके और किसानों को जो है वापस सपोर्ट दे सके। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मंदी तुअर में तो कम से कम आ जाएगी। जहां तक उड़द की बात है, उड़द में चूंकि बारिश से फसल भी लेट हुई है और कुछ हिसाब से डैमेज भी हुआ है, तो मुझे लगता है उड़द में वापस हमें थोड़ी चिंता रहेगी। और जब तक म्यांमार की हम उड़द इंपोर्ट नहीं करेंगे और फरवरी की हमारी जब तक नई फसल नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है कि उड़द के प्राइस में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि वो नीचे आए। तो तुअर में तो आप दोनों ने कहा है कि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली और गिरावट करेक्शन भावों में देखने को मिल सकती है, लेकिन उड़द में अगर आप कहते हैं कि प्राइसेस फर्म रहेंगे, तो सुनील जी यहाँ पर क्या रेंज बन सकती है प्राइसेस की, और क्या यहाँ से बढ़त की भी एक्सपेक्टेशन है? उड़द में जो पिछले दिनों में बारिश हुई है उससे क्वालिटी को खराब किया है, तो क्वालिटी खराब करते हैं तो कई तरह के भाव का डिफरेंस जरूर रहेगा, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर जाएंगे। हाँ, प्राइस नीचे आने के लिए हमें, जैसा मैंने बोला कि प्राइस नीचे आने के लिए हमें थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बारिश हुई है वो सोइंग मॉइस्चर की सोइंग अच्छी है, तो आगे जो बुआई होगी उड़दों की, कुछ स्टेटों में जो बुआई होती है वो बहुत अच्छी होगी, जो चने और मसूर की बुआई होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो कुल मिला के सब दालों की जो हम बास्केट की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि नवंबर ऑनवर्ड हमें बास्केट जो है वो आप काफी नीचे की तरफ जाते हुए, प्राइस को काफी नीचे तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। बिमल जी, आज जैसे आपने कहा कि त्योहारी मांग के चलते सरकार की तरफ से काफी एहतियातन स्टेप्स ये देखने को मिले हैं, स्टॉक लिमिट अब कम करी होल्ड की जाएगी। क्लियरली जैसे आप दोनों ही कह रहे हैं कि सरकार से अब इसके बारे में बात करनी होगी जब एक बार नई फसल बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। किसानों के भी हित में यहाँ पर जाके बात करना होगा, और इंडस्ट्री को भी ऑफकोर्स यहाँ पर ज्यादा लेवरेज चाहिए। ओवरऑल किस तरह की अवेलेबिलिटी फिर आप आगे बनता हुआ देखते हैं? तुअर के आउटपुट में तो आप मान ही रहे हैं कि हम इम्पैक्ट ज्यादा आता हुआ देखेंगे, लेकिन जहां तक मूंग की बात है वहां पर कंसर्न्स हैं, चने के भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं, तो ओवरऑल सेक्टर अब कैसे देखते हैं त्योहारी समय में? देखिए, चने के भाव में जो आप जो वृद्धि की बात करें, मैं तो समझता हूँ एक अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से चना जो है वो पिट रहा है, एमएसपी के ऊपर भी नहीं बिक रहा है, किसानों को भी उसमें नुकसान हो रहा है। तो जो हमारे 54 रुपया लगभग जो हमारी एमएसपी है, वो अभी चना जो चना है वो अभी 63 से 65 जो बिक रहा है। ये जो प्राइस में मैं दिल्ली के बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत चिंता की बात है। ये तो एक रिजनेबल प्राइस है और ये एक अच्छी बात है। अभी बारिश अच्छी हुई है, अक्टूबर में नई प्लांटिंग होगी, नई सोइंग होगी, तो किसानों को एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा चने की बुआई करें। तो ये तो एक अच्छी बात है कि और मुझे नहीं लगता कि इन भाव में कोई वृद्धि होगी, क्योंकि नेफेड के पास अच्छी मात्रा में चना है और वो चना लगातार बाजार में बेच रहे हैं। तो चने की जो और हमारी जो नई क्रॉप है जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट 3 महीने की बात हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि चने में कोई सप्लाई का भी इशू है और दामों में कोई वृद्धि की भी कोई इशू होगा। रहा मूंग और मसूर की बात, मसूर देखिए लगातार हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है। अभी मसूर कनाडा से नई क्रॉप शुरू हो गई है और ऑस्ट्रेलिया की भी क्रॉप जो है 2 महीने बाद शुरू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 13 लाख टन की उम्मीद है। हमारे यहाँ इस साल लगभग अभी तक अप्रैल से लेकर अगस्त तक मसूर में लगभग 6 से 6 लाख टन का इम्पोर्ट हो चुका है। तो और हमारे पास अच्छा पर्याप्त स्टॉक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन दालों में कोई वृद्धि होगी। मूंग में जरूर हमारे यहाँ बारिश जो अगस्त में जो महीना ड्राई रहा है, जो उससे राजस्थान की जो क्रॉप है जो इफेक्ट हुई है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ मूंग क्या है, ये एक बहुत ही एक छोटी क्रॉप है, 60 दिन में 65 दिन में एक नई क्रॉप आ जाती है। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं मूंग की क्रॉप होती रहती है। तो अब मुझे अभी इस सीजन में तो कोई इशू नहीं लग रहा है। सामने भी नवंबर के बाद में
दालों में कंजम्पशन में जो है दिसंबर से दालों के कंजम्पशन में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेश वेजिटेबल शुरू हो जाते हैं, तो उसमें कंजम्पशन कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी हमने नॉर्मली देखा है कि दालों का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो मुझे अब मनीषा जी, फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे अब दालों में कोई खास वृद्धि का कोई इश्यू नहीं दिख रहा है कि दालों में अब कोई वृद्धि होगी। कोई ना कोई क्रॉप हमारे यहाँ आती रहेगी। इस बार सितंबर की बारिश से, बहुत अच्छी जो बारिश हुई है, इससे बाकी जो रबी की क्रॉप्स है वो सारे बहुत अच्छे होने का अनुमान है। ओके ओके, तो चलिए, ये ओवरऑल एक सेंस मिला प्राइसेस को लेकर कि कहाँ से प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है इस डेवलपमेंट के बावजूद भी। लेकिन प्राइसेस यहाँ से बहुत ज्यादा कमजोर या बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हालांकि जिस तरीके की अवेलेबिलिटी रहेगी उसके बाद प्राइसेस थोड़े से कंफर्ट जोन में ही रहने चाहिए। ये रही पूरी बातचीत पल्सेस को लेकर। बहुत संक्षेप में दिनेश जी, फेस्टिव सीजन से पहले अगर हम बात करें चना दाल, तूर या फिर उड़द की, आपका व्यू क्या रहेगा प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से? इसी रेंज में आप भी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख रहे हैं या फिर? जी बिल्कुल, जैसे सुनील जी ने कहा कि शॉर्ट टर्म में बस थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है कि इसका इम्पैक्ट आना है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं लगती और बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं लगती है। काफी स्टेट्स में इलेक्शन है और इन्फ्लेशन को कंसर्न रखते हुए मुझे लगता है गवर्नमेंट ऐसे कड़े स्टेप्स उठाती रहेंगी और प्राइसेस को कंट्रोल रखेगी। तो मुझे ऐसा हाल फिलहाल ऑलरेडी प्राइसेस जो है नीचे में, लास्ट ईयर हमने तुअर के भाव 6500 से 7000 रुपए देखे थे, वो आज 12,500 रुपया है। तो ऑलमोस्ट एक पीक लेवल पर प्राइसेस है, यहाँ से बढ़ने में बहुत कम संभावना नजर आती है। ऑलराइट, तो तेजी की उम्मीद यहाँ पर दालों में बहुत ज्यादा नहीं है। उड़द को लेकर कुछ चिंताएं यहाँ पर जरूर है, लेकिन जहां तक तुअर है आगे जाके कमजोर रह सकती है। मूंग की फसल यहाँ पर आती रहती है। और जहां तक मसूर की बात है, वो भी कनाडा का इंपोर्ट शुरू हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का 2 महीने में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बिमल जी, सुनील जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, पूरे तमाम दालों के सेक्टर पर हमें इत्मीनान से शेयर भी करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब चावल की कर लेते हैं। और यहाँ पर भी नोटिफिकेशन और मार्केट कॉन्वर्सेशन से बाजार भरे हुए हैं। कोहिनूर फूड्स के ज्वाइंट एमडी गुरनाम अरोड़ा अब हमारे साथ हैं। गुरनाम जी नमस्कार। क्लियरली यूएई को तो 75,000 टन यहाँ पर चावल जाने की बात की ही जा रही है। एक तो उसे कैसे देखते हैं, और दूसरा जिस तरह से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है बासमती का, जैसे 1200 से घटा के 850 तक किया जा सकता है, जिस तरह की बातें बाजार में हैं, इन दोनों ही खबरों को चावल के हिसाब से कैसे देखेंगे आप? गुरनाम अरोड़ा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बताएं। गुरनाम जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि एक तो कैसे देखते हैं जो यूएई को एक्सपोर्ट है चावल का उसको, और दूसरी चीज जो $1200 से 850 तक किए जाने की बात की जा रही है एक्सपोर्ट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को, इन दोनों ही खबरों को कैसे रिएक्ट करेंगे आप? पहली बात तो जो यूएई की 75,000 टन की बातचीत हुई है, ये अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ने डिमांड की होगी जी कि आपके यहाँ बैन है और हमारे को चाहिए, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। दोनों के रिलेशन और बढ़िया होंगे, और करना भी चाहिए। अगर एक कंट्री आपको कह रहा है कि हमारे को कुछ आपसे चाहिए, तो पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक दो कंट्रीज को अफ्रीका में भी दिया है, तो ये अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि जो MEP इन्होंने फैसला किया है कम करने का, ये बड़ा वेलकम स्टेप है ट्रेड के लिए। इससे जो एक्सपोर्ट रुकी हुई थी वो अब फिर जोर से शुरू हो जाएगी, और जो भी डेफिशिएंसी थी मेरे को लगता है वो पूरी हो जाएगी। जो भी 1-2 महीने के में एक्सपोर्ट कम हुई थी वो फिर उसी लेवल पे आ जाएगी। तो ट्रेड तो इसको वेलकम कर रहा है, ये अच्छी बात है। यही हम मांगते थे कि MEP करना है तो कम करो, जो रीजनेबल हो, वर्केबल हो। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, वी अप्रिशिएट दैट। गुरनाम जी, अब ये नोटिफिकेशन नहीं आया, ये बाजार को सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है। एज ऑफ नाउ इसके ऊपर एक ऑफिशियल कमेंट आना जरूर बाकी है, लेकिन क्या 850 का लेवल है जो इंडस्ट्री ने यहां पर बताया था? और अब राइस एक्सपोर्टर्स कैसे देख रहे हैं इस बाजार को, क्योंकि पिछले 3-4 महीने काफी मुश्किल बीते हैं? जी, ये मेजर कारण एक तो ये था कि न्यू क्रॉप आने वाली है, थोड़ी बहुत शुरू भी हो गई थी, लेकिन जो ये $1200 था उसके मुताबिक वर्केबिलिटी नहीं बन रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बायर। और उम्मीद भी थी कि शायद ये थोड़ी देर तक गवर्नमेंट को जब फीलिंग होगी तो वो इसको हटा देगी, और यही हुआ है। और गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज किया है कि इसी कारण से एक्सपोर्ट हमारी एकदम ड्रॉप हो गई है। सिर्फ हाई वैल्यू एक्सपोर्ट ही हो रही है, विच इज़ वेरी लिमिटेड। तो जो मेजर एक्सपोर्ट होती थी
वो बंद हो गई थी। तो अब ये एक बहुत अच्छी चीज है, इससे किसान को भी बेनिफिट मिलेगा, उसको भी पूरा प्राइस मिलेगा और एक्सपोर्ट भी पूरे जोर से होगी। गुरनाम जी, तो जिस दिस इज वेरी गुड तरह आप कैसे राइस आउटपुट देखते हैं इस सीजन में, क्योंकि जिस तरह से सरकार के वेरियस मेजर्स, स्टेप्स, प्रतिबंध रहे हैं, बाजार कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि शायद इस बार आउटपुट भी कम देखने को मिले, क्योंकि मॉनसून तो इराटिक रहा ही है एज अ सीजन। जी, बात ठीक है बिल्कुल आपकी कि ट्रेड कहीं ना कहीं थोड़ा डरा ही रहता है कि गवर्नमेंट जो फैसला करती है वो एब्रप्टली हो जाता है और एक दिन में ही हो जाता है। किसी को टाइम नहीं मिलता तैयार होने का, और इसी कारण से कई बार नॉन बासमती की जो एक्सपोर्ट बंद हुई है, तो जितना माल पाइपलाइन में है वो सारा फिर लोग परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि पैसा लगा होता है और कोई पोर्ट पे रह गया, कोई रास्ते में रह गया, कोई पैकिंग में रह गया। तो गवर्नमेंट को कोई भी फैसला करने से पहले मैं समझता हूं कि ट्रेड से जरूर सलाह करनी चाहिए, और अगर कोई उसका हल और है तो वो हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम सारा दिन यही काम करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहती है गवर्नमेंट से कि आप हमारे को कॉन्फिडेंस में लो, हम भी अपने कंट्री का, आप अपने लोगों का अच्छा चाहते हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि हम लोग मार्केट को बढ़ा के कोई बेनिफिट लेना चाहते, ये हमारा रोज का काम है और इसमें हम लोग गवर्नमेंट के साथ ताउन करना चाहते हैं। ओके अच्छा गुरनाम जी, क्विकली एक चीज और, जब ये $1200 प्रति टन का एमईपी लागू हुआ था, इस डिसीजन के बाद एक्सपोर्ट्स कितने कम हुए थे? 850 का प्राइस क्या आपको लगता है वायबल है एक अच्छे एक्सपोर्ट्स के लिए? और क्योंकि जैसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, फसल अच्छी है, तो कब तक एक्सपेक्ट करें कि सरकार आपके हिसाब से कि सरकारी डिसीजन ले सकती है? जो कल बातचीत हुई है मंत्री जी से, उन्होंने तो कहा है कि 2-3 दिन में इसका हमारी एक मीटिंग होगी सेक्रेटरीज की, उसमें फैसला हो जाएगा। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में इसका फैसला हो जाना चाहिए। और जो $850 की एमईपी है, ऐसा नहीं है कि अगर एमईपी $850 है तो हम $1200 में अगर माल बिकता है तो नहीं बेचेंगे। एमईपी इज नॉट ए बेंचमार्क, एमईपी इज जस्ट ए वे दैट द गवर्नमेंट फील्स कंफर्टेबल कि नॉन बासमती इसके अंदर ना आ जाए। अगर बासमती का प्राइस $1400 है, $1500 है, ब्रांड में जाता है तो वो भी हम लेते हैं। बट ये है कि कई ऐसी प्रोडक्ट हैं जैसे पारबॉइल्ड है और ब्राउन राइस है, इनका प्राइस हिस्टोरिकली कम होता है, जो जिसके कारण जब एमईपी बढ़ जाती है तो ये रुक जाता है। अब वो दोबारा शुरू हो जाएगा और फिर हमारे को लगता है कि इस साल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके चलिए, शुक्रिया आपका गुरनाम जी, समय निकालने के लिए, शो में आने के लिए और अपने व्यूज इस डेवलपमेंट देने के लिए। क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, फिर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और हमारे साथ दिनेश सोमानी मौजूद हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ। क्विकली उनसे पूछ लेते हैं वो ट्रेडिंग के मौके कहां देख रहे हैं। दिनेश जी बताइए, आपके टॉप कॉल्स क्या हैं? जी, आज टोटल एग्री सेक्टर अगर देखा जाए तो टोटल सारे एग्री सेक्टर्स में बिकवाली का पूरा दबाव दिख रहा है। जितनी बरसातें एक्सपेक्टेड थी जो अगस्त में नहीं आई, वो सितंबर ने पूरी कमी कर दी है। इसी कारण सारे एग्री मार्केट में प्रेशर बन रहा है। बट अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फैक्टर्ड इन प्राइसेस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम बनते हुए मुझे नजर आती है। मुझे लगता है कि 13,800 का गम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं लेना चाहिए। 12,000-12,050 तक अपसाइड देखा जा सकता है। साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि हल्दी में भी काफी गिरावट आ चुकी है, काफी बिकवाली आ चुकी है। तो 13,800 की टर्मरिक अक्टूबर बाय करके 14,200 तक का हमें टारगेट अपसाइड देखा जा सकता है। अगर नॉन एक्टिव सेक्टर की मैं बात करूं तो वहां पर भी कंटिन्यूस वीकनेस हमें देखने मिल रही है। कॉपर ने एक बहुत बड़ा लेवल तोड़ा है। मुझे लगता है 718 के नीचे कॉपर निरंतर ट्रेड कर रहा है। नीचे में कॉपर 707 रुपए तक देखा जा सकता है। मैं नेक्स्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर हम बाकी दूसरे बेस मेटल से अगर देखें, जिंक और एल्यूमिनियम, ये ऑन स्क्रीन ऑन चार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। मुझे लगता है 204 रुपया 50 पैसे का एल्यूमिनियम एक बाइंग लेवल बन सकता है। 208 रुपए का इसमें टारगेट देखा जा सकता है।
जी दीपाली जी। जाते जाते दिनेश जी अगर क्रूड पे भी एक राय दे दें, क्योंकि यहाँ पर दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई है, बाकी हफ्ता कैसा नजर आता है? क्रूड थोड़ा सा मुझे लगता है वीकनेस अभी भी परसिस्ट रहेगी। मुझे लगता है एक बार 7315 7350 ये रेंज अगर कहीं आती है तो यहाँ पर पोजिशनल एक बाइंग लेवल बन सकती है, जहां से कम हमें 5 से 7% की तेजी देखी जा सकती है। ये पर्टिकुलर लेवल थोड़ा सा मिडल जोन है, 7350 7315 ये जोन बहुत बेटर बाइंग जोन है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज कच्चे तेल पर, स्पाइसेस पर दिनेश जी की ओर से। बेस मेटल्स में भी एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। शुक्रिया दिनेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।